बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मौलाना फजलुर रहमान की शहर इक़्तिदार में वापसी हो गई है। उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की कश्ती में सवार हो सकते हैं। क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान इस सूरत हाल में ये रिस्क ले सकते हैं? देखें मुगल साहब, मैं ज़ाहिर है कि मौलाना के मुतल्लिक बात कर रहे हैं और वो एक ज़ाहिर है कि रिलेटेड है, मजहबी शख्सियत हैं और एक सियासी मजहबी जमात है, तो मैं इस मिसाल को उस तरीके से खोल के तो बयान नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि अवाइल उम्री में, नौजवानी में कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास ना एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या एक से ज़ायद सिम्स होती हैं। उनका मशागल थोड़े राब्तों की नौयत के एतबार से, और वो राब्ता उस राब्ते को डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स रखे जाते हैं, क्योंकि डुअल सिम फ़ोन जो है उसके लिए कारगर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक के ऊपर कॉल आई भी हो तो दूसरी कॉल जो है वो नहीं आ सकती, थ्रू नहीं होती। तो दूसरे बंदे को लामहला कुछ वक्त के बाद ये पता चल जाता है कि मामला गड़बड़ है। सही। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके पास इस वक्त मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स और मल्टीपल सिम्स मौजूद हैं, और वो समझें कि राजा इंदर, कासानोवा या रासपुतीन या जो जाने महफिल वाले कैरेक्टर होते हैं ना, वो मौलाना फजलुर रहमान उस फेज़ को इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। और वापस जैसे ही वो शहर इक़्तिदार आए हैं, सियासत के शाहरुख बन चुके वो एक मरतबा फिर चाहते हैं कि मैं सेंटर ऑफ द अटेंशन और दूल्हा, और वो मिक्स्ड सिग्नल्स इस वक्त दे रहे हैं। सही। और उन मिक्स्ड सिग्नल्स के दरमियान ही खबर मौजूद है, जिसके ऊपर मैं अब भी कायम हूँ, जो हमने दी थी जी। खबर ना ये सही है ना वो सही है, ना वो जो पीटीआई के एंड से है, और इसमें गलती एक पीटीआई के एंड पे बहुत बड़ी हुई है। ना पीटीआई के एंड की खबर दुरुस्त है, ना ही जो खबर है जो इस वक्त हुकूमती एंड से पेडल की जा रही है। जी। दोनों खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। और फिर जो मौलाना के मिक्स्ड सिग्नल्स हैं ना, आप तो जाहिर है कि ये जनरेशन Z के लोग ये नहीं समझ सकते जी। जनरेशन Y के लोग ये समझ सकते हैं, जो हमारे जैसे हैं ना, जो 80s में पैदा हुए 96 तक, और जिनकी उम्रें जो हैं वो जब मोबाइल फ़ोन का यानी कि आया है तो उस वक्त वो उस स्टेज में थे जहां उनको एक्सेस था मोबाइल फ़ोन का। अच्छा, उस वक्त जो बुज़ुर्ग थे या 80s से पहले पैदा होने वाले थे, उनके भी शायद ये मशागिल ना रहे हों। आज वैसे गुफ्तगू का अंदाज ही मुख्तलिफ है। तो वो आपको पता है कि वो जो ASM और GSM सेट्स होते थे, ये एंड्रॉयड वगैरह से पहले, वो ब्लैकबेरी वगैरह और ये जो अभी आईफोन, हाँ, जो वो वाले होते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता था स्कैनिंग का जी, और या कुछ ख़ास कोड होते थे या कुछ ख़ास नंबर होते थे जिनको आप डायल करते थे। तो जो हवा में मौजूद मुख्तलिफ लहरें हैं, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार की बात कर रहे हैं, कोई माँ बेटा, बाप बेटा बात कर रहे हैं, बहन भाई बात कर रहे हैं, या आशिक और यानी कि महबूब और महबूबा बात कर रहे हैं। स्कैनिंग दूसरों की सुनने के लिए नहीं होती थी, जो लास्ट आपने वर्ड बोला ना, इनकी सुनने के लिए होता था। हाँ, तो वो कॉल्स जो है ना, वो नंबर डायल किए जाते थे, स्कैनिंग की जाती थी, और आपकी कुंडी किसी कॉल पे लग जाती थी। आप थोड़ी देर सुनते थे, अगर आपको लगता था कि ये मेरे इंटरेस्ट की कॉल है तो आप सुनते रहते थे, वरना फिर आप मुनक़ता करके दोबारा उस कोशिश में मसरूफ़ हो जाते। तो मौलाना ने बैठकर इस वक्त जो है वो सिग्नल्स फिजा में छोड़ना शुरू कर दिए हैं कि जिसका मेरी गुफ्तगू में इंटरेस्ट है जी, या जो मेरी गुफ्तगू के जिस एंगल में इंटरेस्टेड है, वो स्कैनिंग करता हुआ, बू सूंघता हुआ मेरे तक आ जाए और आकर मेरे साथ बात करे, कोई दोबारा मामला हो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मौलाना की ये जो मिक्स सिग्नलिंग और वाइब्स है ना, इसमें एक गलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ बेसिकली वो मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। जब एक वाक़या पेश आया, वो वाक़या ये था कि जिस वक्त तरामीम का मुसव्वदा, उसकी पहली झलक, और उसमें ख़ास तौर पर 8वीं आइन जो 8वीं आर्टिकल 8 है जी, उसकी ज़ैली शिक 3 की कुछ जुज़ियात और मुख्तलिफ आर्टिकल्स में जो चीज़ें मौजूद हैं, वो जब सामने आई ना, तो जहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी PTI की जी, वहाँ पर मैं आई विल नॉट नेम द पर्सन, वो जो लोग बैठे हुए थे, 8 लोग बैठे हुए थे उस वक्त। 8 में से ये जो शिक है, आर्टिकल 8 की ज़ैली शिक 3, इसमें जो मुजव्वज़ा तरमीम है, उसको सामने रख के एक बंदे ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा उस मीटिंग में कि मौलाना फजलुर रहमान, हम 8 बंदे बैठे हैं, आपके ख़्याल में अगर ये आइनी तरमीम पास हो जाती है तो उस सूरत में आपके ख़्याल में अगर इन 8 बंदों में से
किसी को इस शिक के जद में लाना हो और इसके ज़रिए होने वाली तब्दीलियों के ज़रिए उसको चोट पहुंचानी हो, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है इन दो में से? तो मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुराए और उन्होंने कहा एक मैं और एक आप। वो दो लोग ही थे। सही। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये अगर पास हो गई ना और ये आईनी तरमीम पास हो गई तो आपको लगता है कि आप बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा जा सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नहीं, ये तो बड़ा मसला है, इसमें बड़ा शदीद मसला पैदा हो जाएगा। जिसके बाद वो डेवलपमेंट्स हुई जिससे ये लगा कि मौलाना जो हैं वो आइन कानून की सरबुलंदी और जनाब इस तरीक़ेकार से नाराज़ होकर जमहूरी असूलों की वजह से रुस कर मौलाना चले गए। मसाइल और वजूहात और थीं। एक और वजह भी थी कि मौलाना ने जिनसे बदला लेना था वो साहब जो हैं वो अभी मौजूद थे। तो अब वो साहब क्योंकि अब मौजूद नहीं है, मौलाना को लगता है कि उनका बदला पूरा हो गया, उन तरामीम का फ़ायदा उन साहब को भी हो सकता था। मौलाना ने कहा कि आँख उजल पहाड़ उजल, आए जनाब दोबारा आके सिग्नल्स ने कुछ बातें मैं इशारों के नायों में कह गया हूँ। मुझे लगता है एक बात ऐसी है जो आपके भी सर से गुजर गई है, वो मैं आपको वीडियो के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा जी। तो ये जब सब कुछ हुआ है तो इस दौरान पीटीआई का एक बड़ा प्रॉब्लम आया कि जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान 10-12 दिन 14 दिन 15 दिन के लिए शहर इक़्तिदार से दूर गए तो उस वक्त पीटीआई ने फॉर ग्रांटेड लिया कि अब तो मौलाना ने पोजीशन ले ली, अब तो मौलाना की बल्ले बल्ले हो गई, अब तो मौलाना की पजीराई हो गई, अब मौलाना का जो है वो उनको लगा होगा कि जनाब मैं इस वक्त पाकिस्तान की अवामी सियासत में रेलिवेंट हो गया हूँ, तो अब तो वो सोच ही नहीं सकते कि हुकूमत की कश्ती की तरफ जाएं। उस दौरान आप देखें कि हुकूमत, बिलावल और ये लोग जो हैं और भी बहुत सारे लोग वो मौलाना को और मौलाना के साथियों को मुसलसल इंगेज किए हुए थे। सही। और उस दौरान कुछ गुफ्तो शनीद हुई है, कोई बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान वारिद हुए हैं, उनका वरूद हुआ है शहर इक़्तिदार में। और शहर इक़्तिदार में जो उन्होंने आकर गुफ्तगू की है वो मैं उसका खुलासा कुछ चीज़ें आपके सामने, और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंट उर्दू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने देखा है कि बहुत ही डिटेल्ड स्टोरी लगी, क्योंकि जियो ने तो स्टोरी इस तरीके से की है ना कि जैसे बस मौलाना राज़ी हो गए, तैयार हो गए, मौलाना मतलब की चीज़ें, हाँ, आईनी अदालत के क़याम के हक़ में हैं, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। फजलुर रहमान और मेरे शो में ABN न्यूज़ पर डिबेट एट 8 पर जाहिद गिशकोरी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि उनकी बहुत से मौलाना के लोगों से बात हुई है और वो वोट देने के लिए राज़ी हैं। अच्छा। और वो होने जा रहा है ये मामला, ये उनकी खबर है जाहिद गिशकोरी की। अच्छा, मौलाना के जो साथी हैं इर्द गिर्द हैं वो भी अपनी एक खास रेलिवेंस बना रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं ना, फेम गेम में आना जी, और उस फेम को, शोहरत को जो है वो इंजॉय करना, फिर वो उनका भी वो समझते हैं कैमरे और माइक उधर लगे हो तो फिर के हिस्सा बकदर जुस्सा। तो हर कोई मौलाना की पार्टी का जो MNA नहीं भी है, जो सेनेटर नहीं भी है, जिसका वोट नहीं भी है, वो बस आप बयान दाग रहे हैं। मौलाना कभी कौम को मायूस नहीं करेंगे, आईनी तरमीम पर मौलाना कौम को मायूस नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा स्टेटमेंट दें, फिर कौम की आवाज़ तो अब सारे सुन रहे हैं, सबको पता है कि ये आईनी तरमीम किसकी फना और किसकी बका है। जी बिल्कुल। फना अपोजिशन के लिए है और बका हुकूमत के लिए है। तो अगर आप इस वक्त अपोजिशन की फना के हक़ में हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि, और हुकूमत की बका के हक़ में हैं और अपोजिशन की फना के हक़ में हैं, अगर आप इस तरफ खड़े हुए हैं तो आप अवामी तरफ तो नहीं खड़े हुए ना। लेकिन ये वाइब्स और ये सिग्नल्स जो हैं वो बाकायदा स्कैनिंग के लिए छोड़े जा रहे हैं मौलाना के सोनार से। अब आ जाए, ये तो जियो की खबर थी। मैं इसका जो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना जो हैं वो, मैं इस बात पे कायम हूँ मौलाना के हवाले से कि क्या इवेंचुअली क्या मामला होगा। जो इंडिपेंडेंट उर्दू ने इसके ऊपर ख़बर किया है, जस्ट वांट टू सी नेम ऑफ द रिपोर्टर, मोहम्मद साकिब तनवीर। मैं ये क्रेडिट के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी लोगों की ख़बरें देखी हैं उनमें से ये, मैं इनको पर्सनली जानता नहीं हूँ लेकिन उन्होंने बड़ी तफसीली ख़बर की है और इसमें बहुत ही अहम जुज़ियात, ख़ास तौर पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनके हवाले से जो तफसीलात मौलाना ने बताई हैं वो सामने रखी हैं। अच्छा जी, क्विकली, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बुध के रोज़ कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे में बुनियादी हकूक़ के हवाले से शिक 8 में तरमीम पर एतराज़ था, जिसके बाइस इसकी हिमायत नहीं की। इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर TV एंकर्स और सहाफ़ियों से नशिस्त में मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया
मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर अपनी जमात के एतराज़ात, वफाकी आइनी अदालत के खद्दोखाल, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, मिलिट्री कोर्ट के इख्तियारात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुजव्वज़ा हुकूमती तरमीम ने आइन की शिक 8 की ऐसी तैसी फेर दी थी जिसकी वजह से फ़ौज के इख्तियारात बढ़ा दिए गए थे। आइन की शिक 8 में बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी कवानीन को कलअदम करार देने का जिक्र किया गया है और ज़ेली शिक 3 में उन चीज़ों का जिक्र है जहाँ पर बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का बुनियादी एतराज़ आर्टिकल 8 की ज़ेली शिक 3 में तरमीम से था। कामरान मुर्ज़ा के मुताबिक ज़ेली शिक 3 में तरमीम के तहत उसे मज़ीद तक़वियत दी जा रही थी, जिसके बाद फ़ौज और फ़ौजियों के इस्तेमाल की जगहों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा था। आइन के मौजूदा आर्टिकल 8 की ज़ेली शिक 3 के मुताबिक किसी ऐसे कानून पर जिसका ताल्लुक मुसल्लह अफवाज या पुलिस या अमन आमा कायम रखने की ज़िम्मेदार दीगर जमातों के अरकान से उनके फ़राइज़ की सही तरीके से अंजाम दही या उनमें नज़्म व ज़ब्त कायम रखने से हो। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस आर्टिकल में तरमीम से हमने इनकार कर दिया। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने आर्टिकल 8 के अलावा दीगर तरामीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। फ़ौज के हवाले से एक और मुजव्वज़ा तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि आइन के आर्टिकल 243 में भी तरमीम पेश की गई जिससे सर्विसेज चीफ्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इस मौके पर वहाँ मौजूद सेनेटर कामरान मुर्ज़ा ने बताया कि इस तरमीम के बाद सर्विसेज चीफ्स को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। सही, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी सर्विस चीफ को, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उसके इख्तियार में नहीं होगा कि एक आर्मी चीफ है या एक एयर चीफ है या नेवल चीफ है उसको डी नोटिफाई करें। मौलाना के मुताबिक इसके अलावा आर्टिकल 51 और 106 में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम की जा रही थी जिससे उनकी जमात को फ़ायदा होना था, मगर उन्होंने उससे उसूली इख्तलाफ किया। आर्टिकल 63 है जो कि अरकान असम्बली की रुकनीत से मुतल्लिक है, इसमें तरमीम पर भी मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने एतराज़ का इजहार किया। हाई कोर्ट्स के जजों के तबादले से मुतल्लिक आर्टिकल 200 पर भी उनकी जमात मोतरज़ थी। इस बारे में अपने एतराज़ पर वजाहत करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और कानूनदान सेनेटर कामरान मुर्ज़ा ने बताया कि उसूली तौर पर उनकी जमात को हाई कोर्ट के जजों के तबादले की इजाज़त देने पर एतराज़ नहीं है, कर दें आप, लेकिन मौजूदा तरमीम से ये तासुर मिल रहा था कि ये सिर्फ 6 जजों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त के बाद की जा रही है। सबको मालूम है कि उसी के लिए की जा रही। तो उन्होंने कहा कि हम इस वजह से इससे जो है वो करते हैं, अदरवाइज़ हमें इस पर एतराज़ नहीं है। फिर जजों की मुद्दत ओहदा में तोसी के हवाले से 68 साल रखने के हवाले से जो एतराज़ है उसके ऊपर भी जिक्र किया उन्होंने कि मैं इसकी तो मुखालफत कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि एक बंदे के लिए किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मैंने जिनका कहा कि जो जा चुका बदला, और एक वो मौलाना फजलुर रहमान के करीबी लोग और सर्कल्स ये बताते हैं कि उनके काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से भी मौलाना जो है वो समझते हैं कि नहीं कुछ चंगी नहीं की थी साढ़े नाल। वो मौलाना कह रहे थे ना 8 फरवरी को इलेक्शन ना कराएं, सर्दियां हैं, अमन आमा का मसला है, वो कर दें। तो उनको लगता था कि उस सारे मामले में मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया और उनमें ये साहब भी थे जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं आइनी मुसव्वदे के हवाले से, फिर उन्होंने बताया, फिर तरमीम से पहले मुशावरत के ऊपर उन्होंने बताया कि आए ज़रूर थे, शहबाज शरीफ आए थे, दीगर लोग आए थे, लेकिन उन्होंने मुशावरत नहीं की। उन्होंने हमें कहा कि हिमायत कर दो, बंदूक का तोहफा दे के चले गए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने बंदूक का तोहफा जरदारी साहब जी वही ना, तो मुशावरत के लिए आए थे ना सबसे पहले। सबसे पहले ये शहबाज शरीफ की बात हो रही है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए। शहबाज शरीफ ने कोई और तोहफा दिया होगा, अलबत्ता वो जरदारी साहब ने। अच्छा, जरदारी ने सिर्फ साथ देने की दरख्वास्त की और साथ साथ खाने की दावत पर मदऊ किया। तो यानी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने कहा कि उनकी हिमायत का मूड नहीं लग रहा। मौलाना के मुताबिक तहरीक इंसाफ को डर है कि फ़ाइज़ के होने से उन्हें मुश्किलात होंगी। हुकूमत की कोशिश थी कि हम मान जाएं और तहरीक इंसाफ की थी कि ना माने। हम बीच में रहकर चल रहे थे। और फिर मौलाना ने वो कहा जिससे ये लगता है कि मौलाना कोई सॉफन अप हो रहे हैं, देने वाले हैं। वो कहते हैं कि अगर 26 अक्टूबर तक बंदों वाली कोई चीज़ आए तो हो सकता है, अच्छा तो मुमकिन है। तो आपको पता है कि नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को आ जाएंगे, हल्फ उठा लेंगे अगर मौलाना और ये सारी चीज़ें सेटिंग और चेंज नहीं हो जाते। अब इस मामले पर ये मैंने दोनों एंड्स की खबरें तो रख दी। अब आ जाते हैं इस सारे मामले पर। मैं अब पहले दिन ही जब मैंने इसके ऊपर बात की थी, मैं उस बात के ऊपर कायम।
अच्छा। और वो मामला ये है कि देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो घाटे का सौदा नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मौलाना फजलुर रहमान वो हर हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इस्टेब्लिश किया है कि उनका और हुकूमत का साथ, या जो पानी और मछली का साथ होता है, ये वो मछली है जो पानी के बगैर नहीं रह सकती। पानी को मछली कोई भी अब वो पानी जो है वो पानी अपोजिशन दस्तयाब कर दे, वो पानी जो है वो हुकूमत दस्तयाब कर दे। मछली को दरकार है पानी, मौलाना को दरकार है रेलिवेंस, मौलाना को दरकार है लीडरी, मौलाना को दरकार है कि कम अज़ कम हमारा जो देखें वो सदर बनने की ख्वाहिश, वो सारी चीज़ें थीं, लेकिन अभी आप सोचें कि जो हुकूमत की डोलती नाव है, डूबती कश्ती है, अवामी एतबार से वो कौन सवार होना चाहेगा? मतलब या तो आपको पता होना, को लिख के दे दे, आपको बता दे 5 साल हुकूमत भी चलेगी, हालात भी ठीक हो जाएंगे, 5 साल बाद उस हुकूमत का आप लोगों को इतना फ़ायदा और ख़ुद को इतना फ़ायदा पहुंचा लेंगे कि यह घाटे का सौदा नहीं होगा, तो फिर तो मौलाना राज़ी हो जाएंगे। सही। उनका आधा बदला पूरा हो गया, आधा बदला उनसे जो PDM के दौर में वादे किए गए थे वो पूरा करके उनके तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएँ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, मैं अभी भी अपने इस बात पर कायम हूँ, पार्ट ऑफ इट इज़ माई इंफॉर्मेशन एंड पार्ट ऑफ इट इज़ माई एनालिसिस, कि मौलाना ने जो भी कहा है यह फैसला नहीं है मौलाना का। सही। मौलाना आखिरी वक्त तक बंद मुट्ठी नहीं खोली। देखिए, अगर 214 बंदे हैं हुकूमत के पास और हुकूमत को 10 बंदे दरकार हैं, या अगर 213 बंदे हैं, 11 बंदे दरकार हैं, 11 बंदे अगर दरकार हैं और 8 मौलाना फजलुर रहमान के हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से बाकी कोई वादा वईद करने से पहले डिमांड ये करेंगे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि मुझे 3 कन्फर्म वोट, मुझे 3 कन्फर्म वोट दिखाओ कौमी असम्बली में, मुझे 2 कन्फर्म वोट लाकर मेरे सामने दिखाओ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। सही। यानी मैं 54 के बाद 5 अपने मिला देता हूँ, 59 हो जाते हैं, 3 ML वली खान के आ जाते हैं, 62 हो जाते हैं, 64 दरकार हैं। 2 मज़ीद वोट दिखाओ जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला असरअंदाज ना हो, रद्द ना करे, जो आ जाए, जिनके ऊपर कोई कानूनी कदगन का इतलाक ना हो। सही। और फिर मौलाना फजलुर रहमान देखेंगे तोल के अपना फ़ायदा, इधर रहना है या इधर रहना है। तो मौलाना जो भी करेंगे फ्रॉम डे 1, तो तहरीक इंसाफ ने तो तालियां बजा दी थी ना, उनके लोग सोशल मीडिया पे वो बड़े फिल्टर लगा दिए थे, कितना मौलाना फजलुर रहमान की वीडियोस भी शेयर और वो जनाब उसके ऊपर मीम्स भी कुछ इस किस्म की भी चलने लग गई थी। मामला मौलाना का मुख्तलिफ है। मौलाना देखेंगे मेरा फ़ायदा इधर है, मौलाना इधर चले जाएंगे। ये जो कह रहे हैं ना बीच में रहकर चल रहे थे, अभी डिसाइड कर रहे हैं। बीच में रहकर जो चलना है वो ये है कि आप एक कदम इधर रखें, चाहे इतनी दूरियां ना बढ़ाएं, एक कदम इधर रखें तो PTI, एक कदम इधर रखें तो हुकूमत, जहाँ ज़्यादा उनको लगेगा कि ये मेरे लिए सेफेस्ट बेस्ट वो है। और एज अ पॉलिटिशियन ही हैज़ ऑल द राइट, उनका ये मुकम्मल हक है कि वो ये रख सकते हैं। अलबत्ता जो इसका वो पहलू है ना कि तोड़ ताड़ के बंदे गलत तरीके से, अब बंदे नहीं तोड़ते, अब बंदों की फैमिली को उठा लेते हैं। अब वो जो भी मामला है तो वो अभी दैट्स अ सरप्राइज टू कम, बट दैट्स द स्टोरी ऑफ मौलाना। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।